नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं रोहित चौधरी आज आपके साथ हॉर्टिकल्चर के एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आपके लिए आया हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को 6 तारीख को एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री वीरेंद्र चौधरी जी और इसके समस्त स्टाफ की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सभी इस उद्घाटन समारोह में आए। आज हम हॉर्टिकल्चर की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच पोस्ट हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में भी परिरक्षण पर अपन बात करेंगे। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेड के विद्यार्थी होंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। साथियों, परिरक्षण हम हॉर्टिकल्चर में इस ब्रांच को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर की जो फसलें हैं, फल सब्जियां, उनमें जो मॉइस्चर है, नमी है, वो ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। तो इनकी जो खराब होने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा रहती है। ये फसलें लंबे समय तक हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि इन फसलों को लंबे समय तक कैसे यूज करें। इसके लिए इस ब्रांच को हम पोस्ट हार्वेस्ट को हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। परिरक्षण की बात करें, परिरक्षण की डेफिनेशन साथियों मैं बताऊं आपको कि फल और सब्जियों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए उनके मूल रूप में परिवर्तन करके उनके उप उत्पाद बनाना परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण में हम बात करें, आज हमारा देश चाइना के बाद फल और सब्जी उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे है। फल और सब्जियों के उत्पादन में फर्स्ट जो पोजीशन है वो है चाइना की, और जो सेकंड पोजीशन पे है वह है भारत। साथियों, जिस गति से हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही हमारा देश इस स्थिति को भी जल्द ही प्राप्त कर लेगा। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा देश फल और सब्जियों के उत्पादन में आगे आएगा। परंतु हमारे देश में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज 25 से 30% फल और सब्जियां तुड़ाई के बाद और तुड़ाई से पहले ही खराब हो जाती है, जिसका किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मात्र 2% फल और सब्जियां मात्र 2% फल और सब्जियां ही परिरक्षण में काम आ रही है। साथियों, हम इसके इतिहास की बात करें, सन 1920 में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला की स्थापना हुई और कहां पे हुई? मुंबई में। सन 1920 में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला की स्थापना हुई और वो कहां पे हुई? मुंबई में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योगशाला थी पोस्ट हार्वेस्ट के सक्सेस के लिए। उसके बाद सन 1936 में पहली बार सब्जियों को डिब्बों में भरने की उद्योग की स्थापना हुई या उद्योगशाला की स्थापना हुई। 25 से 30% फल और सब्जियां तुड़ाई के बाद और तुड़ाई से पहले ही खराब हो जाती है। मात्र 2% फल और सब्जियां परिरक्षण के रूप में काम में ली जा रही है। प्रथम 1920 में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला वो कहां खोली गई? मुंबई में। इसके बाद 1936 में सब्जियों को पहली बार डिब्बों में भरने की जो डिब्बाबंदी अपन करते हैं उसमें
1936 में इसकी उद्योगशाला की स्थापना भी कहां पे हुई? मुंबई में। 1939 के पश्चात साथियों, 1939 के पश्चात कई उद्योगशालाएं पर्यवेक्षण और पोस्ट हार्वेस्ट के क्षेत्र में खोली गई। किस लिए खोली गई? बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे जैम हुआ, जेली हुई और मार्मेलेड हुआ, जो भी उत्पाद बनाते हैं पर्यवेक्षण में, उनके उद्योगों की स्थापना हुई। साथियों, इसके अलावा अपन बात करें कि अगर पर्यवेक्षण की अपन बात कर रहे हैं तो इस पर्यवेक्षण में इसकी गुणवत्ता में किस प्रकार नियंत्रण रहेगा, किस प्रकार सुधार रहेंगे, इसके लिए भी सन 1955 में एफसीओ की स्थापना हुई और इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर शामिल किया गया। एफसीओ क्या काम करता है? एफसीओ का काम है, एफसीओ की फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, खाद्य उत्पाद, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एफसीओ क्या काम करता है, जो प्रोडक्ट अपन पर्यवेक्षण या पोस्ट हार्वेस्ट में जिनका कंट्रोल करते हैं, ये उनकी गुणवत्ता को सुधार करवाने के लिए वह नियंत्रण के लिए ये एफसीओ काम करता है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट और है, एपीडा। एपीडा क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1985 में हुई। एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो कहां पे है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपन पोस्ट हार्वेस्ट में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने बात की 25 से 30% खराब हो जाती है, 2% का हम यूज करते हैं। साथियों, पर्यवेक्षण का महत्व, कि पर्यवेक्षण क्यों किया जा रहा है, इसका क्या इंपोर्टेंस है? बहुत सारी इंपोर्टेंस है साथियों। आर्थिक लाभ, रोजगार की उपलब्धता, आर्थिक लाभ हो गए, रोजगार की उपलब्धता हुई, संतुलित आहार हुआ, उद्योग, पर्यवेक्षण का महत्व है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ कैसे है? एक बहुत सारे लाभ है। विदेशी मुद्रा का अर्जन, हम बात करें आर्थिक लाभ, अगर अपने उद्योग की स्थापना करते हैं, किसान आज देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा देश का किसान 25 से 30% पहले खराब हो जाता है, मात्र 2% वो पर्यवेक्षण में यूज कर रहा है। साथियों, अगर हम पर्यवेक्षण का यूज करेंगे तो कैसे लाभ होंगे? हम इनकी अगर लाइफ जो स्टोर लाइफ कम है तो इनको बाई प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में सेल करेंगे तो किसान को डबल इनकम प्राप्त होगी। इसके अलावा रोजगार की उपलब्धता ऐसे होगी, जैसे जैसे काम बढ़ेगा, फसल कटेगी, फसल का उत्पाद आएगा, उत्पाद के उप उत्पाद बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। संसाधन और इस पर्यवेक्षण में काम आने वाले प्रोडक्ट जो कंपनियां फैक्ट्रियां बनाती, उनको रोजगार मिलेगा। संतुलित आहार कैसे है? संतुलित आहार की बात मैं यहां करूं कि कुछ फल व सब्जियां, ऐसी है जो जिनको मूल रूप में या जिस फॉर्म में वो प्रोडक्ट में बदलती है या जिनका प्रोडक्शन हमारे को प्राप्त होता है, उस रूप में उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके हम बाई प्रोडक्ट बना के यूज करेंगे। जैसे
सीताफल हुआ, सांगरी हुई, केर हुआ। तो इनको क्या है, उप उत्पाद के रूप में बदल के हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि परिरक्षण, ये हमारा आज का टॉपिक है। पोस्ट हार्वेस्ट, इसको शुरू करने के लिए हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स ऐसे है कि हम जिन फसल का परिरक्षण करेंगे, एक तो उसकी जो रिक्वायर्ड उन्नत किस्में हैं, फसल की उन्नत किस्मों का नहीं मिलना, परिरक्षण में काम आने वाले जो प्रोडक्ट या पदार्थ है, उनकी गुणवत्ता में गिरावट। आज लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो क्वालिटी मार्केट में नहीं सेल कर रहे हैं जो आज के 15 वर्ष 20 वर्ष पहले की जाती थी, या जो रिक्वायर्ड है कि हमारे को अच्छी गुणवत्ता ही चाहिए। तीसरी, जो पोस्ट हार्वेस्ट में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उनका नहीं मिलना। चौथी है जरूरत की सामग्री का महंगा होना। बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पोस्ट हार्वेस्ट की एक ब्रांच या कोई उद्योग स्थापित करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे परिरक्षण की विधियां। ठीक है, परिरक्षण की विधियां, दो विधियां इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली है अस्थायी और दूसरी विधि है स्थायी विधि। टेम्परेरी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स, ठीक है। स्थायी विधियों में कुछ रासायनिक विधियों की भी बात करेंगे। कुछ रासायनिक मेथड्स की भी अपन बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अस्थायी विधियां। पहली है स्वच्छता, दूसरी है नमी निष्कासन, तीसरी है वायु निष्कासन, निम्न तापमान, उच्च तापमान, तो ये विधियां हैं जो अस्थायी विधियों में हम काम में लेते हैं। पांचवी है मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग। पदार्थों का प्रयोग वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि स्वच्छता, नमी निष्कासन, वायु निष्कासन, निम्न तापमान, उच्च तापमान और मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग, ये अस्थायी विधियों के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं, पहला पॉइंट है स्वच्छता। स्वच्छता की हम बात करें, जब फल और सब्जियों की तुड़ाई की जाती है आफ्टर हार्वेस्टिंग, हम उनको अच्छे से सफाई करके उनको सुरक्षित रख सकते हैं कुछ समय के लिए खराब होने से, ये अस्थायी विधियों में आता है। दूसरा है नमी निष्कासन।
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, क्योंकि जो फल और सब्जियां या उद्यान की जो फसलें होती है उनमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 70 से 90% उनमें मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर का लेवल ज्यादा होने के कारण माइक्रोब्स का अटैक होता है, और माइक्रोब्स के अटैक के होने के कारण लंबे समय तक इनकी सेल्फ लाइफ जो है कम हो जाती है। नमी निष्कासन का मतलब है कि जो मॉइस्चर, जो नमी का लेवल है उसको 10% से कम कर दो। 10% से कम करेंगे। तीसरा पॉइंट है निम्न तापमान। फलों और सब्जियों में कुछ माइक्रोब्स जो अटैक करते हैं, जिनके कारण फल और सब्जियां खराब हो जाती है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इन फल और सब्जियों में को खराब करने में इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं। पर हम बात करें कि एंजाइम 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सक्रिय रहते हैं, ठीक है। जबकि निम्न तापमान हम 4 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर फलों और सब्जियों को स्टोर करेंगे, रखेंगे। ये निम्न तापमान के अंदर आएगा। एक है उच्च तापमान। मैंने कहा निम्न तापमान पर भी माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और उच्च तापमान 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे। तो आप सोच सकते हैं जब एंजाइम 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय रहते हैं या इनका ज्यादा प्रभाव रहता है, तो इसकी रेंज को हम कम करेंगे 4 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और उच्च तापमान में 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे। तो जो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता है वो खत्म हो जाएगी और माइक्रोब्स नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्थायी विधियों की। सॉरी, एक मिनट, इसमें एक चीज रह रही है, जो मृदु प्रतिरोधी पदार्थों की हमने बात की। इसमें हम यूज करेंगे नमक, चीनी, 6 से 8% इसका इस्तेमाल करेंगे। इनको अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए बचाने के लिए फल व सब्जियों को 45 से 50% ये यूज करेंगे। और सिरका, जिसके अंदर सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है सिरका में। 0.5 से 1.5%। सिरका में एसिटिक एसिड की मात्रा 4 से 6% होती है, परंतु परिरक्षण के अंदर एसिटिक एसिड की 2% मात्रा हम काम में लेते हैं, जिसमें 0.5 से 1.5% की मात्रा हम यहां पे काम में लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्थायी विधियों की। स्थायी विधियों की हम बात करते हैं वन बाय वन। पहला है जीवाणु विहीनीकरण करना। इस टर्म का मतलब है कि फल व सब्जियों में जो जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको नष्ट करना। नष्ट कैसे करेंगे? फल व सब्जियों को हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 60 मिनट तक रखेंगे, जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। दूसरा जो मेथड है जीवाणु विहीनीकरण, बस सुखाना। फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में, वेजिटेबल्स को उन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सुखा देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सुखा देंगे, जिससे क्या होगा, एक तो उनकी जो मॉइस्चर लेवल है वो कम हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब तक फ्रूट एंड वेजिटेबल में 70% TSS ये प्रेजेंट रहता है, वहां पे जो सूक्ष्म जीव है वो सक्रिय नहीं रहते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे, जीवाणु विहीनीकरण हो गया, सुखाना हो गया। रासायनिक मेथड में हम बात करेंगे, एक होता है CO2। आप सभी ने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की या जो भी पेय पदार्थ आते हैं उनमें CO2 पाया जाता है। और CO2 क्यों होता है? वो CO2 उस पेय पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए उन पदार्थों को कार्बनीकृत पेय पदार्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा विकिरणें जो होती है, विकिरणें भी परिरक्षण में काम में लेते हैं। विकिरणों में कौन सी किरणें? गामा किरणें। गामा किरणें ये हम परिरक्षण में काम में लेते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और लिखूं, एक होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में एक SO2 गैस होती है जो पदार्थों को परिरक्षण करने का काम करती है। SO2 गैस FeO के अनुसार इसकी जो मात्रा डिसाइड की गई है 0.03 से 0.05% या 300 से लगभग 550 ppm तक। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ये मात्रा इसकी डिसाइड की गई है। इतनी मात्रा का प्रयोग हम फलों और सब्जियों को या पदार्थों को परिरक्षण करने में काम में लेते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का केवल रंग विहीन जो फल और सब्जियां होती है उनमें काम में लेते हैं, जैसे नींबू वर्गीय। केवल रंग विहीन, मैं लिख देता हूं यहां पे, रंग विहीन फल व सब्जियों में इसका काम में लेंगे। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नींबू वर्गीय जो मैंने ऊपर लिखा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट में एक बेंजोइक एसिड होता है। यह बेंजोइक एसिड ही फल व सब्जियों के परिरक्षण में काम में आता है। जो इसमें सोडियम बेंजोएट काम लेते हैं, FeO के अनुसार इसकी जो मात्रा डिसाइड की गई है 0.05 से 0.07%, यानी कि लगभग 550 से 700 ppm। और ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। मैंने आपको दो चीजें बताई, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा बताइए रासायनिक में CO2 और विकिरणें। विकिरणों में कौन सी? गामा किरणें। इसके अलावा भी हम बात करें इसके आगे बात करें कैनिंग, डिब्बाबंदी। ये हो गई स्थायी और अस्थायी विधियां। फल और सब्जियों के परिरक्षण की स्थायी और अस्थायी विधियों में हमने बात की। अस्थायी विधियों में बात की स्वच्छता, निम्न तापमान, उच्च तापमान, नमी निष्कासन, वायु निष्कासन। स्थायी विधियों में हमने बात की जीवाणु विहीनीकरण, सुखाना या डिहाइड्रेशन, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइक, CO2 और विकिरणें। विकिरणों में कौन सी? गामा किरणें। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम बात करेंगे कि कैनिंग, डिब्बाबंदी जिसको हम बोलते हैं। साथियों, सबसे पहले जो कैनिंग के जो फादर थे, जनक थे, वो थे निकोलस एपट। निकोलस एपट। डिब्बाबंदी को निकोलस एपट के अनुसार एपटाइजिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोलस एपट के अनुसार डिब्बाबंदी को एपटाइजिंग भी कहा जाता है। साथियों, डिब्बाबंदी में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा अगर सब्जियों में बात करें
सब्जियों में बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिब्बाबंदी है ना, वो होती है मटर की। और मटर का साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है। अगर परिरक्षण की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है टमाटर का। और टमाटर का साइंटिफिक नाम क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज की जो हमने यहाँ पे कवर की, जो आपको जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। हम इसकी डिब्बाबंदी की बात करें तो सबसे पहले डिब्बाबंदी या कैनिंग के लिए की विधि। ठीक है, डिब्बाबंदी के लिए सबसे पहले फल व सब्जियों का चयन करेंगे। अगर बात डिब्बाबंदी की या कैनिंग की डेफिनेशन की बात करें तो फल व सब्जियों को उनके उप उत्पाद में बदलकर उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाकर लंबे समय तक प्रयोग के लिए उनका डिब्बों में भरकर जो हम लंबे समय तक रखते हैं, उस विधि को ही डिब्बाबंदी या कैनिंग कहते हैं। कैनिंग के फादर निकोलस एपट है और इस विधि को एपटाइजिंग भी कहा जाता है। पीछे हमने बात की सबसे ज्यादा डिब्बाबंदी की बात करें सब्जियों में तो वो मटर की जाती है, और परिरक्षण की बात की जाए तो टमाटर की जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिब्बाबंदी का जो प्रोसीजर है, विधि है कि किस प्रकार हम डिब्बाबंदी करते हैं। जिसका पहला प्रोसीजर में पॉइंट है फल और सब्जियों का चयन, दूसरा है सफाई, तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ कैनिंग। ठीक है, तैयारियां। चौथा मेथड है ब्लांचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये हिंदी। इस ब्लांचिंग को आजकल एग्जाम में हिंदी में ही लिखकर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा सके। ब्लांचिंग को स्वेतन भी कहते हैं। अगर हिंदी की टर्म की बात करें तो ब्लांचिंग को स्वेतन भी कहते हैं। ब्लांचिंग के बाद में हम करेंगे डिब्बों में भरना, फाइलिंग इन कैंस। ठीक है, फिर डिब्बों में भरने के बाद क्या करेंगे? नमी निष्कासन। नमी निष्कासन के बाद में क्या करेंगे? सातवां मेथड जो होगा वो होगा कि संसाधन। ठीक है, वन बाय वन हम समझते हैं कि किस प्रकार फल व सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है और किस किस तरीके से, किस किस प्रोसीजर के माध्यम से हम एक फल व सब्जियों को उनके लास्ट स्टेज तक पहुंच पाते हैं। नमी निष्कासन के बाद में तो पॉइंट यहां रह रहा है नमी निष्कासन के बाद में हम यहां करेंगे सीलिंग। ठीक है, जिसे पैकेजिंग भी बोलते हैं अपन। और लास्ट में हो गया संसाधन। डिस्कस करते हैं वन बाय वन एक एक का कि सबसे पहले फल व सब्जियों का चयन करेंगे। जो फल व सब्जियां हमारे को डिब्बाबंदी में काम में लेनी है उन्हीं फलों और सब्जियों का, फल व सब्जियों का चयन करेंगे और उनकी भी उस उन्नत किस्म का चयन करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। जैसे बात करूं आम की, आम की दशहरी की जो किस्म है ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है डिब्बाबंदी में, तो इसका इस्तेमाल करें। बात करें सलजम की तो सलजम हमारे को सफेद सलजम ही इसमें उपयोग करनी है। बात करें हम गाजर की तो जो पीली गाजर होती है हम उसी का ही डिब्बाबंदी में प्रयोग करें। ठीक है, ये इसका फल और सब्जियों के चयन में आ गया। फिर बात करते हैं सफाई की। फल और सब्जियों को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी
रोगाणु कीटाणु इसमें लग जाते हैं, तो हम उनकी अच्छी तरह से सफाई करेंगे। उसके बाद फल और सब्जियों को तैयारियों में प्रिपरेशन में क्या करते हैं, फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले उसकी पिलिंग करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काट देते हैं। काटने के पश्चात 2% नमक के घोल से उनको उपचारित करते हैं। वो 2% नमक का घोल हम क्यों यूज करते हैं, 2% जो नमक का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि इनका जो रंग है ना उसमें परिवर्तन नहीं हो, या उसका उस फल व सब्जी का रंग खराब नहीं हो। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में फल व सब्जियों को लगभग 160 से 180 डिग्री 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 5 मिनट के लिए फल सब्जियों को उबालते हैं, ताकि उसमें जो रोगाणु कीटाणु या माइक्रोब्स थे वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हम करेंगे जो ब्लांचिंग के प्रोडक्ट हैं उनको हम ले जाएंगे डिब्बों में भरने के लिए। डिब्बों में भरने के लिए हम उन पदार्थों को इस्तेमाल करेंगे। डिब्बों में भरते समय ये चीज ध्यान रखनी है कि 1/2 से 1/2 या 3/4 इंच जो उस डिब्बे का भाग है ऊपर से खुला होना चाहिए, ताकि उसकी आसानी से और सही तरीके से हम उसको भर सके, ठीक है, या उसकी पैकेजिंग कर सके। नमी निष्कासन, फलों सब्जियों का जो प्रोडक्ट है उसको डिब्बों में भरते समय कुछ मॉइस्चर उस डिब्बे में भर जाती है। अगर मॉइस्चर रहेगी तो माइक्रोब्स के लिए वहां ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और फलों सब्जियों के जो उत्पाद है उनको खराब कर देंगे। तो इसलिए हम नमी निष्कासन करेंगे। नमी निष्कासन के बाद सीलिंग या पैकेजिंग करेंगे। इसमें एक डबल सिमर मशीन आती है। इस डबल सिमर मशीन का हम सीलिंग के लिए उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद संसाधन करेंगे। संसाधन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, मैं इधर नोट करता हूं, ये आगे स्लाइड में बात करते हैं। फलों सब्जियों को जो संसाधन की जो लास्ट जो स्टेप है, इसमें फल व सब्जियों को, फलों को अगर हम संसाधन करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और सब्जियों को अगर संसाधन कर रहे हैं अपन तो 120 से 115 से 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ का। फलों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखेंगे, सब्जियों में 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखेंगे। आज हमने डिस्कस किया है फल व सब्जियों के परिरक्षण के बारे में। हमने स्टार्ट किया था कि फल परिरक्षण किसे कहते हैं, फिर उसके कुछ इंस्टीट्यूट देखे, फिर उसके साइंटिस्ट देखे, फिर उसके परिरक्षण की विधियां देखी, जिसमें हमने कवर की स्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, और स्थायी विधियों में हमने उनके साथ साथ कवर की रासायनिक विधियां भी। उसके बाद हम चले गए डिब्बाबंदी में। हमने डिब्बाबंदी से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम देखे, डिब्बाबंदी से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट देखे, फिर उसके बाद हम चले गए कि डिब्बाबंदी की प्रोसीजर क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में आज कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हम पोस्ट हार्वेस्ट में तैयार करते हैं, जैसे जैम, जेली, मार्मेलोड, कैंडी, कौन कौन से पदार्थ किस किस फसल से, किस फल से, किस सब्जी से तैयार किए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही लेके आए। इसके बाद कुछ एक स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, जेड सीयूटी के लिए, आईसीआर के लिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। एरा इंस्टीट्यूट 6 तारीख से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच के शुभारंभ करने जा रहा है। आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट से जुड़ के, जो कि जोधपुर मंडौर में स्थापित है, आप सभी सबसे पहले तो 6 तारीख को यहां पधारे और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच की क्लासें डेमो क्लास यूट्यूब के हमारे एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगी, वहां से क्लासेस देखें। और जो इंस्टीट्यूट के द्वारा 2 कोर्स लेके आए हैं आपके लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट आईसीआर, उनकी क्लासेस भी आप हमारे साथ जुड़ के ले सकते हैं। धन्यवाद।